हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो अकाउंट्स हैं वो क्या होता है और कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। आज हम देखेंगे कि जो डिफरेंट टाइप्स के अकाउंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनकी जो लक्षण है वो क्या है और इनकी एंट्रीज कैसे होती हैं। तो हम दो चीज़ें आज सीखेंगे। ये जो अलग अलग टाइप्स के अकाउंट्स हम लोगों ने देखे थे, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरी बात इन अलग अलग अकाउंट्स के लिए जो जनरल एंट्रीज के नियम हैं वो क्या होते हैं। तो हम लोगों ने देखा था लास्ट टाइम कि तीन प्रकार के अकाउंट्स थे हमारे पास। एक रियल अकाउंट था, एक पर्सनल अकाउंट था और एक नॉमिनल अकाउंट था। और बहुत शॉर्ट में हम लोगों ने उस वीडियो में इन तीनों अकाउंट्स को डिस्कस किया था। आज इनकी इन डेप्थ स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट का बेसिकली मतलब क्या है, हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में कि जो रियल अकाउंट होता है वो किस प्रकार का अकाउंट होता है। रियल अकाउंट रिलेट करता है एसेट्स के साथ, यानी कि जितने भी एसेट्स होंगे उन सभी एसेट्स का जो नेचर होगा वो रियल अकाउंट का होगा, या उनके अकाउंट का जो नेचर होगा वो रियल अकाउंट का होगा। अब क्योंकि हम बात यहाँ पर कर रहे हैं एसेट्स की, तो अगर मोटे तौर पर देखें तो तीन प्रकार के एसेट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास टैंजिबल एसेट, दूसरे होते हैं हमारे इंटेंजिबल एसेट्स, और तीसरे हमारे पास जो कैटेगरी है वो कहलाती है करंट एसेट्स की। टैंजिबल एसेट्स में हमारे पास कौन से एसेट्स होते हैं? टैंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, यानी कि जो फिजिकली हमारे पास मौजूद होते हैं वो एसेट्स हमारे पास टैंजिबल एसेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर। ठीक है, ये हमारे टैंजिबल एसेट्स हैं। इन एसेट्स को हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। इंटैंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन उनको हम ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। जैसा कि हवा होती है, हवा को हम महसूस कर सकते हैं कि चल रही है, लेकिन हवा को ना हम देख सकते हैं और ना ही हम छू सकते हैं। तो ये जो इंटैंजिबल एसेट्स होते हैं बिजनेस में अपनी प्रेजेंस को किसी न किसी तरीके से जाहिर करते हैं, ठीक, लेकिन वो हमारे पास फिजिकल फॉर्म में नहीं होते, हम उनको देख और छू नहीं सकते हैं। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल जो इंटैंजिबल एसेट्स का है वो है गुडविल। गुडविल के अलावा अगर हम लोग देखें तो पेटेंट, ये भी एक इंटैंजिबल एसेट्स है। कॉपीराइट्स, लाइसेंसेस, ये इंटैंजिबल एसेट्स के एग्जांपल्स हैं हमारे पास। तो एक बात ध्यान रखें कि ये जो टैंजिबल एसेट्स हैं और जो इंटैंजिबल एसेट्स हैं, ये दोनों ही एसेट्स हमारे पास फिक्स्ड एसेट की कैटेगरी में आते हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स की कैटेगरी में टैंजिबल एसेट्स भी आते हैं, इंटैंजिबल एसेट्स भी आते हैं। और ये एसेट्स का जब हम अकाउंट खोलेंगे तो उस अकाउंट का नेचर हमेशा किस तरीके का होगा? रियल अकाउंट होगा। तो लैंड अकाउंट हो गया, बिल्डिंग अकाउंट हो गया, मशीन अकाउंट हो गया, फर्नीचर अकाउंट हो गया। वहीं इंटैंजिबल एसेट्स में गुडविल का अकाउंट हो जाए, चाहे पेटेंट का अकाउंट हो जाए, चाहे कॉपीराइट्स का अकाउंट हो, चाहे लाइसेंस का अकाउंट हो जाए, या कोई भी और अकाउंट जो फिक्स्ड एसेट का है वो हमेशा किस तरीके का होगा? रियल अकाउंट के नेचर में होगा। करंट अकाउंट या करंट एसेट्स बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं? तो फिक्स्ड एसेट वो एसेट थे जिनका जो वैल्यू होता है वो वैल्यू जल्दी चेंज नहीं होता, ठीक है। जबकि करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनका वैल्यू रोज चेंज होता है, हर घंटे चेंज होगा। चाहे वो कैश हो, हमने सुबह दुकान खोली, दुकान खोलने के बाद हमारे पास जो कैश का बैलेंस था सुबह वो 1 लाख रुपए का था, तुरंत हमारे पास हमारा एक क्रेडिटर आ जाता है, उसको हम 10,000 का पेमेंट कर देते हैं, हमारा कैश घट के 90,000 हो जाता है। वहीं हमारे पास तुरंत एक कैशियर्स 20,000 रुपए की हो जाती है और हमारे अकाउंट का बैलेंस जो करंट का है, जो कैश का बैलेंस है वो बढ़ के 1,10,000 रुपए हो जाता है। तो ये कैश का बैलेंस दिन में कई बार चेंज होगा, क्योंकि कई बार चेंज हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स। जिनकी वैल्यू फ्रिक्वेंटली चेंज होती है वो सारे एसेट्स करंट एसेट्स कहलाते हैं। करंट एसेट्स का अगर हम एग्जांपल देखें तो करंट एसेट में एग्जांपल हमारे पास होगा एक तो कैश, हमारा स्टॉक, डेटर्स, कैश, स्टॉक, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश इन बैंक और अक्रूड इनकम एक्सेट्रा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे करंट एसेट्स के। कैश हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, कैश इन बैंक हो गया और अक्रूड इनकम एक्सेट्रा हो गया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इनमें
कैश और स्टॉक ये तो हमारे रियल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं, इनका नेचर रियल अकाउंट का होता है। लेकिन डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश इन बैंक, अक्रूड इनकम ये हमारे रियल अकाउंट की कैटेगरी में नहीं आते। ये सारे अकाउंट्स हमारे जो यहाँ से हैं ये पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि ये बेसिकली हैं क्या, डेटर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश इन बैंक, अक्रूड इनकम, ये बेसिकली हमारे एसेट्स हैं। और किस प्रकार के एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं। लेकिन ये एग्जाम्पल है इस चीज़ का कि ये करंट एसेट होने के बावजूद भी रियल अकाउंट के नेचर में नहीं आते हैं। तो ये अकाउंट रियल अकाउंट की कैटेगरी में क्यों नहीं आते हैं एसेट होने के बावजूद भी, इसको हम लोग देखेंगे कुछ दिनों जब हम लोग पर्सनल अकाउंट को पढ़ेंगे। डेटर्स वो लोग हैं जिनको हमने माल उधार बेचा है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, हमने कोई एक्सपेंस पहले ही पे कर दिया, वो प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। ऐसे ही अगर हमने कोई एक्सपेंस अभी पे नहीं किया है तो वो हमारा हो जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्योंकि हमारा एसेट नहीं है तो इसलिए इसको हम लोगों ने यहाँ पर नहीं लिया क्योंकि लायबिलिटी होता है। कैश इन बैंक, कैश इन बैंक यानी कि वो पैसा जो बैंक में जमा है, इसके लिए हम एक अकाउंट खोलते हैं, इसका नाम होता है बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये बैंक का अकाउंट है, कैश इन बैंक। और अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम वो इनकम होती है जो हमने अर्न तो कर ली है, कमा तो ली है, लेकिन अभी हमको नहीं मिला है। इनको हम ग्रेजुअली देखते हुए चलेंगे फर्दर क्लासेस में। कुछ चीज़ों को हम लोग आज ही जब उसका समय पर तो डिस्कस कर लेंगे। तो ये रियल अकाउंट है जो एसेट से, सॉरी रियल अकाउंट है जो एसेट से रिलेट करता है, चाहे वो फिक्स्ड एसेट हो चाहे करंट एसेट हो। फिक्स्ड एसेट सारे जितने भी फिक्स्ड एसेट होंगे सबका जो नेचर होगा वो रियल अकाउंट होगा। करंट अकाउंट या करंट एसेट जो होते हैं वो करंट एसेट्स रियल अकाउंट के नेचर में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बैंक अकाउंट और अक्रूड इनकम हमारे करंट एसेट्स होने के बावजूद भी रियल अकाउंट की कैटेगरी में नहीं आते हैं। रियल अकाउंट की बात हम लोग आगे करें तो रियल अकाउंट का जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि रियल अकाउंट का ये बैलेंस किए जाते हैं इन द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। जो भी अकाउंटिंग पीरियड हम फॉलो कर रहे हैं, जनरली हम एक साल का अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करते हैं, उसके एंड में इनको बैलेंस कर लिया जाता है, जो कि हमको ये दिखाता है कि उस पर्टिकुलर करंट या उस पर्टिकुलर जो एसेट है उस एसेट की वैल्यू ईयर एंड में हमारे पास कितनी है। ठीक, तो ये जो बैलेंस है इसको हम लोग अकाउंटिंग ईयर में करते हैं और इससे इनकी वैल्यू पता चल जाती है। और एंड कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल साल की शुरुआत में एक मशीन थी जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपए की थी और हमने साल भर उसको इस्तेमाल किया जिससे कि उसकी वैल्यू घट गई क्योंकि घिसावट वगैरह हुई होगी, डेप्रिसिएशन लगा होगा। तो हमने माना कि 10% उसकी वैल्यू घट गई और साल के अंत में उसकी वैल्यू 90,000 है। तो क्या ये 90,000 की मशीन उसी साल हमको केवल इस्तेमाल कर दी? नहीं, ये 90,000 की मशीन हम अगले साल भी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये एसेट केवल इसी साल इस्तेमाल नहीं हो रहा है, अगले साल भी इस्तेमाल होगा। तो इसकी वैल्यू को हमको नेक्स्ट ईयर भी लेके जाना पड़ेगा क्योंकि हम उसको अगले साल भी इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी वैल्यू को नेक्स्ट ईयर, नए साल में ले जाने को हम लोग बोलते हैं कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो इनका बैलेंस किया जाता है एंड में, ये अकाउंट खत्म नहीं होते और इनके बैलेंस को अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक इसका है वो ये है कि इनके बैलेंस को balances of these types of accounts are shown in बैलेंस शीट। रियल अकाउंट का बैलेंस शीट में शो होगा क्योंकि ये हमारे एसेट्स होते हैं और बैलेंस शीट बेसिकली क्या है, बैलेंस शीट एसेट और लायबिलिटीज का एक स्टेटमेंट होता है जो दिखाता है कि हमारे एसेट्स की वैल्यू कितनी है और हमारी लायबिलिटीज की वैल्यू कितनी है। तो क्योंकि ये एसेट्स हैं इसलिए इनकी वैल्यू को साल के अंत में हम अपने बैलेंस शीट में दिखाते हैं जो कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है। ठीक, हमारे पास दो तरीके के स्टेटमेंट्स होते हैं, एक वो स्टेटमेंट जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाएगा जो कि बैलेंस शीट है और दूसरा स्टेटमेंट वो होता है जो हमारे पास फाइनेंशियल रिजल्ट्स को दिखाता है जो कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। तो ये कहाँ पर जाएंगे, रियल अकाउंट के बैलेंस है। जितने भी रियल अकाउंट होंगे वो रियल अकाउंट चाहे इन द नेचर ऑफ रियल अकाउंट हो
या इन द नेचर ऑफ पर्सनल अकाउंट हो, वो हमारे हमेशा दिखाई पड़ेंगे बैलेंस शीट में। ठीक है, अगला क्या है हमारे पास कि इनके बैलेंसेस को बैलेंस शीट में दिखाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है, ये जो रियल अकाउंट है तो इनका जो बैलेंस होता है वो क्या होगा, ऑलवेज डेबिट बैलेंस। रियल अकाउंट हमेशा आपका डेबिट बैलेंस दिखाएंगे। साथ ही साथ अगर हम देखें इनकी अकाउंटिंग का जनरल एंट्री का रूल क्या होता है, तो रियल अकाउंट के जनरल एंट्री का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी हमारे पास आएगा उसको हम डेबिट करेंगे और जो भी हमारे पास से जाएगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। ये इसका अकाउंटिंग का रूल है। ठीक है, अब इसका जो एप्लीकेशन होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जनरल एंट्री सीखेंगे कि जनरल एंट्री कैसे करते हैं, जनरल का फॉर्मेट क्या होता है, वहां पर हम इनका डिटेल में देखेंगे कि इनका हम यूज कैसे करते हैं और इनका एप्लीकेशन क्या है। तो ये हमारे पास रियल अकाउंट के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब हम लोग बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं? रियल अकाउंट देखा हम लोगों ने, वो अकाउंट जो एसेट्स रिलेट करते हैं। अब हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट का अगर हम मोटा मोटा देखें, एक लेमैन की लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अकाउंट्स विच आर ओपन्ड बाय नेम, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो अकाउंट जो किसी पर्सन के लिए खोला जाता है, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, वो अकाउंट हमारे पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो पर्सन बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा नेचुरल पर्सन, दूसरा होता है हमारा जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन कौन? नेचुरल पर्सन जैसे मैं, जैसे आप, तो हम लोग क्या है, हम लोग नेचुरल पर्सन हैं, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं। तो अगर हम ह्यूमन बींग्स के साथ कोई ट्रांजैक्शन करते हैं और उसको हमें रिकॉर्ड करना है तो हमें उसका अकाउंट ओपन करना होगा। जैसे मैंने मिस्टर एक्स को या राम को 5,000 रुपए की गुड्स बेची हैं उधार में, तो हम अब राम का अकाउंट अपनी बुक्स में खोलेंगे क्योंकि राम से हमको पैसे वसूल करने हैं। अगर हमने राम को कैश में माल बेचा होता तो हमको राम का नाम याद रखने की जरूरत ही नहीं थी, तो हम सीधे कैश रिकॉर्ड कर लेते और राम को भूल जाते हैं। लेकिन हमें राम का नाम याद रखना है क्योंकि हमने राम को माल उधार बेचा, इसलिए हम राम का अकाउंट यहाँ पर खोलेंगे। और राम क्योंकि एक नेचुरल पर्सन है तो इसका अकाउंट कौन सी कैटेगरी में आएगा? नेचुरल पर्सन की कैटेगरी में आएगा। तो वो सभी अकाउंट जो किसी पर्सन नेचुरल पर्सन को या ह्यूमन बींग्स को रिलेट करते हैं वो किस कैटेगरी में आ गए? नेचुरल पर्सन। उनका नेचर क्या होगा? पर्सनल अकाउंट का। जैसे राम का अकाउंट, ध्यान रखेंगे जब भी हम किसी पर्सनल अकाउंट को खोलेंगे तो हम उसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि राम अकाउंट, हम या तो उसमें केवल लिख देंगे राम, या अगर हमको अकाउंट लिखने का बड़ा शौक है या हमारा मन कर रहा है अकाउंट लिखने का तो हम हमेशा अपॉस्ट्रोफी एस लगा के लिखेंगे राम्स अकाउंट। क्यों? क्योंकि राम अकाउंट नहीं बल्कि राम का अकाउंट है, इसलिए या तो केवल नाम लिख दें या हम अगर उसमें अकाउंट को ऐड करना चाहते हैं तो अपॉस्ट्रोफी एस लगा के लिखेंगे राम्स अकाउंट, क्योंकि ये राम का अकाउंट है, राम खुद एक अकाउंट नहीं है। जैसे मोहन्स अकाउंट, रहीम्स अकाउंट एंड सो ऑन एक्सेट्रा, क्योंकि ये हमारे नेचुरल पर्सन हैं इसलिए किस कैटेगरी में आ गए? ये नेचुरल पर्सन और पर्सनल अकाउंट के नेचर में हो गया। आर्टिफिशियल पर्सन हमारे पास कौन से होते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन बहुत सी चीजें ऐसी हैं, बहुत सी बॉडी ऐसी हैं जिनको लॉ के अंतर्गत एक लीगल पर्सन की आइडेंटिटी प्रोवाइड करके रखी गई, जैसे कंपनी, जैसे एक पार्टनरशिप फर्म, जैसे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, जैसे एसोसिएशन ऑफ पर्संस। तो ये क्या है? ये हमारी रियल पर्संस ना होते हुए भी इनको एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करी गई है और ऐसे लोगों को हम आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। जैसे किसी भी कंपनी का अकाउंट, कंपनी का एग्जांपल ले लें, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस, जैसे
एक्स एंड कंपनी। यहाँ पर भी वही नाम ध्यान रखना है कि हम इनका केवल नाम लिखें, और अगर हमको अकाउंट लगाने का शौक है तो इनके आगे क्या लगाएं, अपॉस्ट्रोफी एस लगा के अकाउंट लगाएं। रिलायंस का अकाउंट, एक्स एंड कंपनीज अकाउंट, यानी कि एक्स एंड कंपनी का अकाउंट। तो ये हमारे, क्योंकि रियल पर्सन नहीं है बल्कि लीगल पर्सन है, तो इनको हम आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरी में रखते हैं। नेचर क्या होगा इनका, पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि इनके नाम से खोला जा रहा है। एक और कैटेगरी हमारे पास आती है जिसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स का मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का मतलब हो गया कि वहां पर कोई अकाउंट ऐसा खोल लिया जाता है जो किसी पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल, हमारे यहाँ 50 एम्प्लॉयज काम करते हैं और इन 50 एम्प्लॉयज को हम फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए पर मंथ सैलरी देते हैं। तो एक महीने की सैलरी हमारे पास 50 एम्प्लॉयज की हो गई 5 लाख रुपए। फॉर एग्जांपल, हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो जाता है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। हम यहाँ पर अपना बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, हमने इनको अक्टूबर तक की सैलरी पे कर दी, और ये 2 महीने की सैलरी हमने इन लोगों को नहीं दी। और 2 महीने की सैलरी कितनी बची, 10 लाख रुपए की सैलरी हमने इन लोगों को नहीं दी। तो 10 लाख रुपए की सैलरी हमने इन लोगों को नहीं दी, तो ये मेरे ऊपर लायबिलिटी है। हमको तो पूरे साल की सैलरी देनी है, जिसमें से 10 महीने की सैलरी हम लोगों ने दे दी है, और 2 महीने की सैलरी जो कुल 10 लाख रुपए होती है हमें इनको देनी बाकी है। तो हम हर एक जो एम्प्लॉय क्या उसका अकाउंट खोल के लिखें कि नंबर 1 को इतनी सैलरी देनी बाकी है, नंबर 2 को इतनी सैलरी देनी बाकी है। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए मुसीबत भरा काम हो जाएगा और हमारा काम बहुत बढ़ जाएगा। तो हम इन पूरे 50 एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट करता हुआ एक अकाउंट खोल लेते हैं जो ये दिखाता है कि इन सभी एम्प्लॉयज को सैलरी देनी बाकी है, और उस अकाउंट का नाम हम रखते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ठीक है, तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है कि हमारे एम्प्लॉयज को सैलरी देनी बाकी है। तो ये अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है इन 50 एम्प्लॉयज के उस राइट को, जो राइट इनको मिलेगा 10 लाख रुपए की सैलरी पाने का। ठीक है, ऐसे ही अगर हमने इनको सैलरी एडवांस में पे कर दी है तो वो हमारा एसेट है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसमें हम लिखेंगे प्रीपेड सैलरी अकाउंट। ऐसे ही हम कोई भी खर्चा कर देते हैं जिसके साथ कोई भी प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाता है। बेसिकली क्या लगा, सैलरी के साथ एक प्रीफिक्स लग गया, या सैलरी प्रीपेड लिखते तो उसके साथ सफिक्स लग गया, तो हम इसको समझने के लिए या पहचानने के लिए क्या बोल देते हैं, बेसिकली सैलरी एक एक्सपेंस है। जब भी किसी एक्सपेंस या किसी इनकम के साथ कोई प्रीफिक्स लग जाएगा या उसके नाम के बाद कोई सफिक्स लग जाएगा तो वो अकाउंट कन्वर्ट हो जाता है एक पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, तो सैलरी बेसिकली एक एक्सपेंस है, लेकिन प्रीफिक्स या सफिक्स लगने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है एक पर्सनल अकाउंट में। और पर्सनल अकाउंट में किस कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा वो। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास वो कौन से हो गए, वो हो गया जैसे कोई भी एक्सपेंस का अकाउंट जिसके साथ विद एनी प्रीफिक्स और suffix. For example, outstanding salary account या सैलरी प्रीपेड अकाउंट। ऐसे ही इनकम का अकाउंट भी, इनकम विद एनी प्रीफिक्स और सफिक्स, जैसे इंटरेस्ट अक्रूड अकाउंट या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट। तो कोई भी एक्सपेंस या इनकम जिसके साथ कोई प्रीफिक्स और सफिक्स लग जाएगा वो क्या बन जाएगा, पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। इसके अलावा भी और एग्जांपल्स हैं, जैसे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ये बिजनेस ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, या बिजनेस के अगर एक से ज्यादा ओनर्स हैं तो वो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्योंकि ये भी किसी एक थर्ड पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये भी क्या हो गया, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया। ऐसे ही ड्राइंग्स अकाउंट।
तो यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं कि ये सब चीज़ें तो आ गई, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे जो भी डेटर्स होंगे और जो भी क्रेडिटर्स होंगे उनके अकाउंट हमारे उनके नाम से खोले जाएंगे। तो क्योंकि डेटर्स और क्रेडिटर्स के अकाउंट उनके नाम से खोले जाते हैं, इसलिए वो किस प्रकार के अकाउंट हो गए, इसलिए वो हो गए हमारे पर्सनल अकाउंट। ऐसे ही रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में हमारे वो सारे एक्सपेंसेस और वो सारी इनकम्स आ जाएंगी जो जिनके साथ कोई प्रीफिक्स और सफिक्स लगा हुआ है। वो एसेट्स भी हो सकती हैं और लायबिलिटीज भी हो सकती हैं। ऐसे कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग्स अकाउंट, ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पर्सनल अकाउंट के। तो ये हमने इसके एग्जांपल देख लिए, उनके टाइप्स देख लिए कि कितने प्रकार के होते हैं। आगे अगला कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं इसका हम लोग। अगली कैरेक्टरिस्टिक है कि रियल अकाउंट की तरह इन पर्सनल अकाउंट को भी हम ईयर एंड में बैलेंस करते हैं और बैलेंस करने के बाद इनके बैलेंस को नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो बैलेंस्ड at the end of accounting year and carried forward to next year। क्योंकि अगर राम हमारा डेटर है जिससे हमको 1 लाख रुपए नहीं मिले हैं अभी तक, या उससे हमको 1 लाख रुपए लेने हैं, तो इस साल नहीं मिले, तो क्या हम इस साल उसके अकाउंट को बंद कर देंगे? नहीं, हम उसका अकाउंट तब तक ओपन करके रखेंगे जब तक कि राम से हमको पूरा 1 लाख रुपया नहीं मिल जाता है। तो अगर हमको इस साल नहीं मिला है तो उसके पैसे को नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाएंगे। ऐसे अगर कोई क्रेडिटर है तो उसका भी हम ऐसे ही करेंगे, जब तक हम उसका पूरा पेमेंट नहीं कर देंगे तब तक हम उसके अकाउंट को खत्म नहीं करेंगे। और अगर इसमें 1 साल से ज़्यादा समय लगता है तो फिर वो अकाउंट अगले साल क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड, उसका बैलेंस हो जाएगा। तो रियल अकाउंट की तरह इनका बैलेंस भी कैरी फॉरवर्ड हो जाता है अगले साल अगर खत्म नहीं हुआ है तो क्योंकि इन अकाउंट्स को ईयर एंड में बैलेंस करते हैं और अगले साल कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो इनका बैलेंस भी साल के अंत में हमारी बैलेंस शीट में दिखाई पड़ेगा। तो अगली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई कि बैलेंस इज शोन इन बैलेंस शीट इन द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। तो जैसा मैंने बताया था रियल अकाउंट में कि रियल अकाउंट्स का जो बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट होता है। तो जो पर्सनल अकाउंट है, क्या इनका अकाउंट हमेशा डेबिट होगा? क्या इनका बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है या इनका बैलेंस डेबिट क्रेडिट दोनों हो सकता है? तो सिंपल सी बात है, क्योंकि रियल अकाउंट में हमारे पास डेटर्स के अकाउंट भी शामिल है, क्रेडिटर्स के अकाउंट भी शामिल है, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी शामिल है, अक्रूड इनकम्स भी शामिल है। तो ये कुछ ऐसे अकाउंट हैं जिनके में से कुछ का अकाउंट डेबिट होता है और जिनमें से कुछ का अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो पर्सनल अकाउंट्स के नेचर के जितने भी अकाउंट्स होंगे उनका बैलेंस क्या हो सकता है, बैलेंस में बी डेबिट और क्रेडिट। जैसे डेटर्स के अकाउंट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होगा, क्रेडिटर्स के अकाउंट्स का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस होती हैं तो उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस अभी बेसिक के लेवल पे नहीं करेंगे। इनका जो अकाउंटिंग का रूल है, रूल क्या है? रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यानी कि पाने वाले को डेबिट करें और देने वाले को क्रेडिट करें। एप्लीकेशन फिर से वही बात कहूंगा कि अगली क्लास में जब जनरल एंट्रीज को समझेंगे तो वहां पर हम इसकी एप्लीकेशन को देखेंगे कि किसको कैसे अप्लाई करना है, बहुत अच्छे से देखेंगे डिटेल में कंसेप्ट के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पर्सनल अकाउंट थे। अब हम लोग आते हैं अगले अकाउंट जिसका नाम है नॉमिनल अकाउंट। अब तीसरी कैटेगरी में हम लोग आते हैं नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है। तो देखिए इसका नाम है नॉमिनल, यानी कि जो केवल नाम का अकाउंट हो। नाम का अकाउंट होने का मतलब क्या, जैसे रियल अकाउंट में एसेट्स हैं, अगर हम इंटेंजिबल्स की बात छोड़ दें तो बाकी जो एसेट्स हैं उनको रियलिटी में दिखते हैं, वो रियल में होते हैं। जो पर्सनल अकाउंट है उसमें डेटर्स, क्रेडिटर्स और बाकी चीजें भी रियल में होती हैं हमारे पास। जबकि ये जो अकाउंट है ये बेसिकली हमारे वास्तविकता में कुछ नहीं होते, ठीक है, लेकिन हम इनका अकाउंट ओपन कर लेते हैं। जैसे इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी, तो हम ये बोल सकते हैं अगर मोटे तौर पर देखें कि ये रिलेट करता है इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट्स, लॉसेस से।
यानी कि वो सारे अकाउंट जो किसी इनकम के हैं, जो किसी एक्सपेंस के हैं, जो किसी प्रॉफिट के हैं, किसी लॉस के हैं या गेन के हैं, वो किस नेचर के होंगे, वो हमेशा नॉमिनल अकाउंट के नेचर के होंगे, समझते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, इनकम से रिलेटेड सारे अकाउंट पर नॉमिनल अकाउंट होंगे। जैसे हमारी इनकम्स क्या क्या हो सकती हैं, इंटरेस्ट हमारी कभी इनकम भी होता है और इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस भी होता है। जब हमको इंटरेस्ट मिलता है तो वो हमारी इनकम है, जब हम इंटरेस्ट किसी को देते हैं तो हमारा एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट को अलग करने के लिए कि वो हमारी इनकम है कि एक्सपेंस है, तो मिलने वाले इनकम को हम लिखते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो वो इंटरेस्ट जो हमको मिला है वो हमारी इनकम है। हमने कहीं पर इन्वेस्ट करके रखा था डिविडेंड का, तो डिविडेंड रिसीव्ड, ये भी हमारा नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि ये एक इनकम है। सेल्स का अकाउंट इनकम पे कंट्रीब्यूट करता है, तो ये भी हमारा एक क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। ऐसे ही अगर हम बात करें एक्सपेंसेस की, तो एक्सपेंसेस बहुत सारे हो सकते हैं। सैलरी, तो सैलरी का अकाउंट, रेंट का अकाउंट, भाड़ा दिया, कार्टेज का अकाउंट, इंटरेस्ट जो हमने पे किया, इंटरेस्ट पेड अकाउंट, एक्सेट्रा। ये जो एक्सपेंसेस हैं, ये एक्सपेंसेस हैं और ये नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि अगर सैलरी है या इनकम इस तरीके से लिखा है तब तो वो नॉमिनल अकाउंट होगा, लेकिन कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम इसके साथ कोई प्रीफिक्स लगा देंगे या सफिक्स लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर सैलरी लिखा है तो ये नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी या प्रीपेड सैलरी लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव्ड या इंटरेस्ट लिखा है तो ये तो नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन अगर हम लिखें यहाँ पर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट या इंटरेस्ट अक्रूड तो ये क्या हो जाएगा, ये पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। रिसीव्ड जुड़ा हुआ है, लेकिन ये वो कैटेगरी का प्रीफिक्स नहीं, तो केवल डिफरेंशिएट करने के लिए लगाया है हमने कि ये इंटरेस्ट हमको मिला है या हमने इंटरेस्ट दिया है, जिससे पता चल सके कि ये एक्सपेंस है या इनकम है। तो इससे वहां पर कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि यहाँ तो एक बार ने सफिक्स लगा दिया है तो ये पर्सनल अकाउंट क्यों नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी यहाँ और यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही वो सारे अकाउंट जो प्रॉफिट से या लॉस से रिलेटेड है, वो सारे अकाउंट्स भी हमारे क्या हो जाएंगे, नॉमिनल अकाउंट हो जाएंगे। जैसे सिंपल सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो प्रॉफिट एंड लॉस को असरटेन करने में इस्तेमाल होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जिसको हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनका प्रॉफिट और लॉस पता करने के लिए, उनका गेन या लॉस पता करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही जैसे हमारे रास्ते में कोई गुड्स जा रही हैं और रास्ते में गुड्स चोरी हो गई तो गुड्स लॉस्ट अकाउंट हम लोग बोलते हैं। कहीं पर हमारे गोदाम में माल रखा हुआ था तो वहां पर आग लग गई और माल जल के राख हो गए तो लॉस बाय फायर अकाउंट हम लोग खोलते हैं। तो ये क्या है, ये वो अकाउंट है जो लॉस को दिखा रहा है। ऐसे अगर हमें कोई प्रॉफिट का कोई अकाउंट मिल जाता है, अचानक से कहीं हमको कोई प्रॉफिट हो जाता है तो वो अकाउंट भी हमारे पास, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस रिलेटेड है, तो वो भी हमारे नॉमिनल अकाउंट होंगे। तो ये हमारी कैटेगरीज नॉमिनल अकाउंट की होती है। इनका अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि अभी तक जो दो अकाउंट्स हमारे पास थे, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट, उनको हम ईयर के एंड में बैलेंस करते थे और उसको बैलेंस करके कैरी फॉरवर्ड कर देते थे। लेकिन ये जो नॉमिनल अकाउंट में हमारे इनकम और एक्सपेंसेस हैं, इनको हम ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट इन दी end of accounting period। ठीक है, not carried forward to नेक्स्ट ईयर, अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं, जो कि प्रॉफिट लॉस जाके खत्म हो गई, मैच हो गई जाकर। ठीक है, तो नॉट कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। मैचिंग कंसेप्ट है ना, मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है, किसी पर्टिकुलर पीरियड के प्रॉफिट या लॉस को पता करने के लिए उस पीरियड की इनकम्स को मैच किया जाता है उस पीरियड के एक्सपेंसेस से। तो इस कंसेप्ट के हिसाब से इनकम
पता करने के लिए मैच किया जाता है और मैच करने के लिए अकाउंट खोलते हैं और वहां जाके ये आपस में कैंसिल होकर खत्म हो जाते हैं और नेट रिजल्ट हमारे पास प्रॉफिट या लॉस का आ जाता है। तो इसलिए इनको कैरी फॉरवर्ड नहीं करते क्योंकि ये अकाउंट पिछले साल खत्म हो जाते हैं। अब क्योंकि खत्म हो गए तो बैलेंस शीट में नहीं जाएंगे, तो नॉट शोन इन बैलेंस शीट, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, रूल क्या होता है इनका? रूल होता है इनका डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, अब इससे हमको और पता चल जाती है क्योंकि सभी एक्सपेंसेस और लॉसेस को हम डेबिट करते हैं तो वो सारे अकाउंट जो किसी एक्सपेंस या लॉस से रिलेटेड है उनका बैलेंस हमेशा क्या होगा? डेबिट होगा। और वो अकाउंट जो किसी इनकम, गेन या प्रॉफिट से रिलेटेड है उनका बैलेंस हमेशा क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो इसमें भी अकाउंट्स पर डिपेंड करता है कि इनका बैलेंस क्या होगा? डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। अगर एक्सपेंस या लॉस से रिलेट करता है वो अकाउंट तो बैलेंस हमेशा डेबिट होगा। अगर इनकम, गेन या प्रॉफिट से रिलेट करता है तो उसका अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। ठीक है, आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि प्रॉफिट और गेन में क्या अंतर होता है। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्रॉफिट और गेन में क्या अंतर होता है। तो ये हमारे नॉमिनल अकाउंट है और ये इनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स और रूल होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस रूल का एप्लीकेशन हम बताएंगे जब जनरल एंट्रीज वाला वीडियो लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये तो हम लोगों ने ओवरऑल देख लिया। अब एक मैं आपको समरी बना देता हूँ इन तीनों अकाउंट्स से, एक पैरेलल कि इन तीनों अकाउंट्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस वही हैं जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, बस इसको समरी फॉर्म में मैं आपको ये लिख देता हूँ। तो अब अगर हम इनके डिफरेंसेस को देखें तो एक एक करके डिफरेंस समझते हैं। जो हम लोगों ने पढ़ा है वही डिफरेंस के रूप में आएगा। रियल अकाउंट बेसिकली क्या है? रिलेट्स टू एसेट्स, लेकिन एक्सेप्ट डेटर्स एंड एक्सपेंसेस, इनकम्स जिनके साथ कोई प्रॉफिट्स, एक्सेप्ट डेटर्स, बैंक अकाउंट एंड ठीक है एक्सेट्रा। पर्सनल अकाउंट मोटे तौर पर रिलेट टू accounts opened by name or accounts that represent any person or ग्रुप ऑफ पर्सन्स, वो पर्सनल अकाउंट होते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स हमारे पास क्या होते हैं? वो अकाउंट जो रिलेट करते हैं, रिलेट्स टू इनकम्स, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट्स, गेन्स और लॉसेस। ठीक है, जो अगला रेफरेंस है वो हमारे पास है बैलेंस्ड एंड कैरीड फॉरवर्ड टू
नेक्स्ट ईयर यहाँ पर सेम है, ये भी बैलेंस होते हैं और नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड होते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स ट्रांसफर टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड या प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, नॉट कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, इनका बैलेंस खत्म हो जाता है। अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं किया क्योंकि इनका बैलेंस हो गया है खत्म। इनका बैलेंस कैसा होता है? एसेट्स के अकाउंट है, तो जनरली या हमेशा डेबिट बैलेंस दिखाते हैं। पर्सनल अकाउंट में शो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। कब डेबिट होगा कब क्रेडिट होगा हम लोगों ने देखा। नॉमिनल अकाउंट्स वैसे तो ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी रिलेटेड अकाउंट का बैलेंस पूछा जाए तो वो बैलेंस हमारे पास डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है। जैसे एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट होगा, इनकम्स प्रॉफिट्स का बैलेंस क्रेडिट होगा, लॉसेस का बैलेंस क्या होगा? डेबिट होगा। तो यहाँ पर भी बैलेंस में भी डेबिट और क्रेडिट एज पर अकाउंट, ठीक है। ये अगर बात करें रियल अकाउंट का तो ये क्या किए जाते हैं? यूज्ड टू असरटेन फाइनेंशियल पोजीशन, और यहां पर भी सेम है, यूज्ड टू असरटेन फाइनेंशियल पोजीशन। जबकि ये फाइनेंशियल पोजीशन नहीं दिखाते बल्कि ऑपरेटिंग रिजल्ट दिखाते हैं, प्रॉफिट या लॉस दिखाते हैं। तो ये अकाउंट यूज्ड टू ascertain financial results, that is profit or loss for the period। क्योंकि ये फाइनेंशियल पोजीशन दिखाएगा और ये फाइनेंशियल पोजीशन दिखाएगा तो दोनों ही हमारे पास कहां पर शो होंगे? शोन इन बैलेंस शीट। ये भी अपीयर होता है बैलेंस शीट में, और ये कहां पर? ये अपीयर होता है पीएल अकाउंट पे। रियल अकाउंट का जो रूल होता है वो क्या है? डेबिट what comes in and credit what goes out। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो हम लोगों ने आज ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की स्टडी करी है, कंसेप्ट के साथ और इन डेप्थ स्टडी करी है। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा, कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उनको आंसर करूं। और अगर आपको लगता है कि कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है इसको पढ़ने से तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लोगों को बताएं, सब्सक्राइब करें इसको। मैं कोशिश करूँगा कि मैं रोज़ एक वीडियो आपके लिए डालूँ इन सभी कंसेप्ट के साथ, पूरी अकाउंट
नीचे से लेके ऊपर तक के अकाउंट हम लोग कवर करेंगे, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के अकाउंट्स हम लोग कवर करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि बाकी लोग को भी बताइए, जिससे कि इसका बेनिफिट सबको मिले। इसके बाद मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।